गुड इवनिंग एंड नमस्कार। स्वागत आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेशन। आप सभी को पता है कि 22 ऑफ मार्च को महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन होने जा रहा है। फाइनली वो दिन आ चुका है। सो ले दे के आपके पास 18, 19, 20, 21 4 दिन बचे हुए हैं और 22 तारीख को आपका जो पेपर होने वाला है। आई कैन अश्योर यू इन दिस सीरीज कि जितने भी बच्चे, चाहे वो 10, 20, 50, 100, जितने भी 1000 बच्चे देखें, दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। आज का जो सेशन होने वाला है, पूरे सिलेबस को हम लोग रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। उन टॉपिक्स में क्या पढ़ना है, लास्ट मोमेंट पे कितना डीप पढ़ना है, इन सब पे बात होगी। और उसके बाद जो 19th और 21 को सेशन जो होने वाला है, उसमें हम लोग 2-3 घंटे लगातार रिवीजन करके वी आर गोइंग टू फिनिश द सिलेबस, राइट। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। यस प्रतीक जी, गुड इवनिंग। तो जितने भी एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंचती है तो दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू पीपल। जब आप एग्जाम दे के आना 22 तारीख को, फिर कमेंट बॉक्स में लिखना कि क्या ये वीडियोस हेल्पफुल थी, क्या ये वीडियो इंपैक्टफुल थी, एंड आई एम वेरी श्योर कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपैक्टफुल। तो लेट्स स्टार्ट इन दिस सेशन। तो आप सभी को बता दूं यहां पर हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। वैसे मैंने लिखा हुआ टॉप 30, बट कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंसिडर थे, मैंने उसको कंसिडर किया यहां पर। तो एज पर द लेटेस्ट पैटर्न वी आर गोइंग टू डिस्कस ये सारी चीजें। ये रहे सारे टॉपिक्स जिनको आपको पढ़ना है। इन टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना है, इसके बाद जो सेशन, ये सेशन आने वाला है 19 मार्च को। इट इज गोइंग टू बी एवर चेंजिंग सेशन फॉर एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर। तो जितने भी बच्चे इसको फायदा देख पाए, चाहे हमारे एप्लीकेशन में जो बच्चे हैं, चाहे वो इंटरनेट की दुनिया में जो यूट्यूब पर बच्चे हैं, उन सब का फायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए, एंड आफ्टर दैट जो 21 मार्च को सेशन होने वाला है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। तो लगातार हम लोग क्या करेंगे, सारी चीजों को कंपाइल करके पढ़ेंगे। तो पूरा होल सिलेबस वी आर गोइंग टू रिवाइज इन अ वेरी शॉर्ट वे। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी गेम चेंजर फॉर यू पीपल। आपने पूरे साल भर पढ़ाई की हो, नहीं की हो, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इफ योर रिवीजन इज गोइंग टू बी बेटर, यू आर गोइंग टू स्कोर मोर। ठीक है, सब कुछ ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस, तो एक एक करके टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। जितने भी हमारे एप्लीकेशन में बच्चे जुड़े हुए हैं या फिर जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, आप भी डिस्कस करना क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर थोड़ा सा एग्जाम को समझ लेते हैं। एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। औसत निरीक्षक यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ग्रुप बी यानी कि क्लास बी की नौकरी है। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलने वाली है एज ए ड्रग इंस्पेक्टर। सो बड़ी पोस्ट है एंड ग्रेट पावर कम्स विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इफ यू आर थिंकिंग कि आपको ड्रग इंस्पेक्टर बन के बहुत पावर मिलने वाली, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, सो ये भी आप रहिए कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी दी जाएगी, ठीक है। 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन होगा फॉलोड बाय द इंटरव्यू। मुलाकात मींस इंटरव्यू। सो इंटरव्यू इज गोइंग टू बी 50 मार्क्स, ठीक है। चलो, अंग्रेजी माध्यम में है। 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, 200 मार्क्स के होने वाले हैं एंड एमसीक्यूज बेस्ड होने वाले हैं ये सब सारी चीजें, ठीक है। 25% या 1/4 इट इज गोइंग टू बी निगेटिव मार्किंग। सो याद रहे, निगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इट इज फॉर दोज एस्पिरेंट्स जो नॉन सीरियस कैंडिडेट को वाइप आउट करने के लिए होते हैं। आपको भी पता है कि जितने बच्चे बैठते हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी सीरियस, सिलेक्टेड ही बच्चे सीरियस होते हैं। चलिए, बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद तो जो मेरे एक्सपीरियंस में रहा है, वैसे मैं सिलेबस आपसे डिस्कस कर लेता हूं। ये वाला सिलेबस पूरा लेटेस्ट वाला, जस्ट अ मिनट। यहां पर आप देखोगे दिस इज गोइंग टू बी सिलेबस। सो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है। पैथोफिजियोलॉजी का सिलेबस, फिर उसके बाद फार्माकोलॉजी का सिलेबस, फिर उसके बाद आप देखोगे माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस, फिर बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस। दे मेंशन्ड इन डिफरेंट सेक्शंस, राइट। फिर ये सारी चीजें, फिर ये एनालिटिकल टेक्निक्स का ये है, फार्मेसी प्रैक्टिस का है, फिर बहुत सारे रेगुलेशंस के बारे में, मेडिकल डिवाइसेस वगैरह के बारे में। आप सभी को पता है, इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस सेक्शन में। दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर सेक्शन। यस, तो अभी आपको क्या करना है, इन सारे टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटी देनी है एंड दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। तो इनको प्रायोरिटी देनी, और जितना बताऊंगा कि इसके अंदर ये पढ़ना है, आज जाके आप उसको पढ़ोगे, ठीक है। उससे ज्यादा डीप आप नहीं पढ़ोगे। फिर जो इसके नेक्स्ट वाली 2 क्लास है, उनमें हम पूरा प्रॉपर तरीके से जो टॉपिक्स हैं इन सब के रिवीजन हम करने वाले, राइट। सम पीपल वर गेटिंग कंफ्यूज्ड इन इंटेलिजेंस टेस्ट। यस, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। इंटेलिजेंस टेस्ट में इसमें रीजनिंग के टॉपिक्स हो सकते हैं और भी छिटपुट टॉपिक्स जो आपके एनालिटिकल पावर, जो आपका डिसीजन मेकिंग पावर को चेक करते हैं, दैट इज गोइंग टू आस्क इन द इंटेलिजेंस। यहां देखो लिखा ना, टेस्ट हाउ फॉर कैंडिडेट कैन थिंक क्विकली। तो कैंडिडेट को सोचने के लिए कौन सा है, रीजनिंग। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, देयर विल बी रीजनिंग क्वेश्चंस।
और उनको कितने जल्दी और कितने एक्यूरेटली आप सही कर लेते हो, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जहां पर एक्ट या रूल्स रेगुलेशन पूछे गए हैं, दे आर गोइंग टू हैव द लेटेस्ट अमेंडमेंट। इट मींस कि जो बेसिक अमेंडमेंट, जैसे मान लो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 से क्वेश्चन कम पूछ के कॉस्मेटिक रूल्स 2020 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि दैट इज द अपडेटेड लेक्चर, दैट इज द अपडेटेड पॉइंट। सो ये सब सारी इन्हीं पॉइंट्स में से बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई हैव सिलेक्टेड द टॉपिक्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है कितना पढ़ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है, सो पहला टॉपिक हमारा होता है ब्लड बेसिक्स ऑफ ब्लड एंड ब्लड बैंक ऑपरेशन। तो कुछ चीजें जो फैक्ट्स होंगे उसको रिवाइज भी करेंगे। बेसिक्स ऑफ ब्लड, बेसिक्स ऑफ ब्लड में आपको क्या पढ़ना है, बेसिक्स ऑफ ब्लड। सो ब्लड बेसिकली इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड के फंक्शंस क्या क्या हैं, ये तो बेसिक समझ आपकी होनी चाहिए एज ए फार्मासिस्ट। उसके साथ साथ ब्लड के कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स क्या है, ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं, डब्ल्यूबीसीज का क्या फंक्शन है, आरबीसीज का फंक्शन क्या है, कौन सा न्यूक्लिएटेड है कौन सा नॉन न्यूक्लिएटेड है, इन डेप्थ इसको थोड़ा सा पढ़ना है। उसके साथ साथ ब्लड का क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, तो जब भी ब्लड पढ़ो तो एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आप इंटरनेट से जब भी ढूंढोगे फटाफट, चाहे एआई का यूज करो चाहे जैसे भी इमेजेस, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आपको पूछ देगा। जैसे क्रिसमस फैक्टर कौन सा फैक्टर होता है, सो दे आर गोइंग टू आस्क द क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो बेसिक्स ऑफ ब्लड में इतना पढ़ लो, यानी कि ब्लड, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ब्लड का क्लॉटिंग क्या होता है, एंड मोर इंपॉर्टेंट अगर आप पढ़ना चाहो तो ब्लड ग्रुप्स। तो जैसे मान लो ए ग्रुप्स है, ठीक है, उसमें एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, उसके फंक्शंस थोड़े से समझ लो, ठीक है। तो वो बॉक्स जो होता है ग्रुप का, वो बॉक्स, तो बॉक्स का ग्रुप, बॉक्स का क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग प्रोसेस मत पढ़ो, क्लॉटिंग फैक्टर्स केवल इंपॉर्टेंट रिवीजन कर लो। और लास्ट मोमेंट पे जो है ब्लड के पार्ट्स, ग्रेनुलोसाइट्स कौन से होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स कौन से होते हैं, प्लाज्मा क्या है, ये सब सारे कंपोनेंट पढ़ोगे तो ब्लड विल बी वेरी क्लियर। फिर ब्लड बैंक, ब्लड बैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड बैंक तो किसके तहत होता है, इट इज रेगुलेटेड वाया शेड्यूल एफ, शेड्यूल एफ के थ्रू होता है, पार्ट 12B। सो ब्लड बैंक इज रेगुलेटेड बाय दिस पर्टिकुलर शेड्यूल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल एफ के तहत भाग 12(2) में, यानी कि पार्ट 12B के थ्रू होता है। सो दे आर गोइंग टू हैव अ बेसिक थिंग। बाकी ब्लड बैंक को रेगुलेट करने के लिए यहां से, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दे कैन आस्क इन द फॉर्म ऑफ शेड्यूल्स। बाकी ब्लड बैंक को रन करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, होल ब्लड किसे कहते हैं, होल ब्लड अगर पूछा जाए व्हाट इज होल ब्लड, देन यू शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको जानना चाहिए, बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। मैंने आपसे आप कहा कि आज जो कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे, कितना डेप्थ पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इस बात पे क्लैरिटी आ जाएगी तो जो नेक्स्ट 19 तारीख को सेशन 19 को और 21 को सेशन है, उधर पे रिवीजन करेंगे, उधर पे ये डिस्कस नहीं करेंगे क्या इंपॉर्टेंट है कितना पढ़ना है, उधर पे सीधे, क्योंकि आज मैं आपको बता दूंगा एक दिन का समय है, तो आज अपने से खुद से पढ़ोगे आप, राइट। तो जिस दिन हम 19 को आएंगे 21 को आएंगे, तो यू विल बी इन अ फुल मोड कि आप आराम से रिवाइज कर पाओ, राइट। यस, ड्रग इंस्पेक्टर में 2026 में देयर इज नॉट हैविंग एनी चांस, क्योंकि महाराष्ट्र में ऑलरेडी आ चुकी है। तो अभी ड्रग इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज होती है दैट इज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, जब जरूरत होती है उस हिसाब से, साल भर में 2 बार भी आ सकती है और हो सकता है कि 2 साल में 1 बार भी आए। सो दिस कुड पॉसिबल। चलो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, अब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सी है, गोंड्रिया हो गई, जितनी भी, तो पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के नाम कौन से वो पता होना चाहिए। और जब हम डिसीज पढ़ेंगे तो उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, किससे हो रही है, एंड मेथड ऑफ स्प्रेड, मेथड ऑफ स्प्रेड किससे तरीके से फैल रही है, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इफ यू आर गोइंग टू रीड बाय योरसेल्फ, ज्यादा से ज्यादा इस समय इंटरनेट का, एआई का यूज करो, चैट जीपीटी का यूज करो ढूंढने में, कम समय में ज्यादा से ज्यादा गूगल के एआई का यूज करो, जेमिनाई का यूज करो, जो भी करना करो, बट यूज दैट सोर्सेज राइट नाउ। बट यस, बी वेरी प्रिकॉशियस, बहुत ही प्रिकॉशियस आप रहो। क्यों, क्योंकि एआई पे 100% है, बिकॉज एआई इज टोटली बेस्ड ऑन द डेटा। जितना डेटा ठूसा जाएगा उसी के हिसाब से एआई जवाब देगा, जितना मशीन को ट्रेन किया जाएगा, दैट इज, सो एआई इज बेसिकली डेटा। तो डेटा आप भी डाल रहे हो इंटरनेट पे, मैं भी डाल रहा हूं, तो वो डेटा को कंपाइल करके दे रहा है। सो यूज द एआई, लेकिन स्मार्टली यूज करो। आप उसको कंफर्म भी किया करो कि जो एआई लिख रहा है वो सही है कि नहीं है, दिस शुड बी हैविंग देयर।
तो जब भी एआई यूज करो देर इज नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देर इज नो यू कैन से देर इज नथिंग इज गोइंग टू बी हैपन, बट एग्जैक्टली यू नीड टू यूज वेरी प्रिकॉशनली, राइट? यस, चलो अभी एड्स क्या है, तो एड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एड्स किस वायरस से हो रहा है, एड्स कंट्रोल के लिए कौन सा डे है, जैसे 1 दिसंबर है, तो नैको क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। एड्स विल बी कंप्लीटेड, इससे ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। हेपेटाइटिस, सो हेपेटाइटिस बेसिकली क्या है, लीवर की डिसीज है, जहां पर थोड़े बहुत फैक्ट है मैं बताता चल रहा हूं, लीवर की डिसीज है जहां पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, आइटिस हो रहा है, यानी कि लीवर में सूजन हो रही है। हेपेटाइटिस अलग अलग कैटेगरी हो सकती है। अब इसमें सवाल का बेसिक पूछ सकता है ड्रग इंस्पेक्टर में कि कौन सी हेपेटाइटिस का टीका यानी कि उसका इंजेक्शन अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे हेपेटाइटिस सी, और किसका किसका नहीं अवेलेबल है, ये फैक्ट पता होना चाहिए, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी हाइपरटेंसिव एंटी अरिथमिक ड्रग्स, अगर आप कॉलेजी के नजरिए से देखें तो क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन के साथ साथ प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग, साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट, ये सब सारी चीजें। सीएनएस ड्रग्स में सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स के क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्लासिफिकेशन, नसेड्स के क्लासिफिकेशन, अगेन क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्लासिफिकेशन आप पढ़ लेना। ओपियोइड्स में ओपियोइड के एंटागोनिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे नैलेक्सोन, नाल्ट्रेक्सोन, दीज आर द ओपियोइड एंटागोनिस्ट। सेकंड चीज, ओपियोइड रिसेप्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट, म्यू, कापा एंड डेल्टा, तो म्यू, कापा एंड डेल्टा यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो जब भी कभी आप ओपियोइड्स के बारे में पढ़ो तो ओपियोइड रिसेप्टर के बारे में जरूर पढ़ो, म्यू रिसेप्टर। जैसे मैं पूछ दूं आपसे सवाल कि विच रिसेप्टर इज गोइंग टू कॉज यूफोरिया, यूफोरिया, बताओ आंसर इसका। आप तैयारी कर रहे हो ना लास्ट मोमेंट पे, जस्ट टेल मी द आंसर, यूफोरिया। देखो अभी जो ये हमारे ऐप में बच्चे हैं जो भी हैं, हमने गूगल फॉर्म फ्लोट किया हुआ है, गूगल फॉर्म में आप बेसिक डिटेल भरोगे तो बेसिक डिटेल आएगी, उनको जो भी मैं रिवीजन कराऊंगा ये पीडीएफ में डायरेक्टली यू आर गोइंग टू अवेल, यू विल गेटिंग द एक्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पीडीएफ, आपको ये पीडीएफ मिलने वाली है, तो परेशान मत हो, ठीक है। चलो, तो जो लोग गूगल फॉर्म भरेंगे जिनको मैंने शेयर किया हुआ है, यस, म्यू रिसेप्टर, यस म्यू, तो यूफोरिया म्यू रिसेप्टर्स होता है, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा रिसेप्टर किसके लिए जिम्मेदार होता है, यस, यहां पढ़ लिया हमने। कीमोथेरेपेटिक, कीमोथेरेपेटिक एजेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे केमिकल मोइटीज जो बीमारी को ठीक करते हैं बट हैविंग वेरी लेस साइड इफेक्ट ऑन द होस्ट। अभी देखो आपको मैं लास्ट मोमेंट में बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूं, लेकिन आप नहीं पढ़ रहे, उसमें बहुत सिलेक्टेड लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो जो लोग इंटरेस्ट लेंगे आई कैन अश्योर यू दे आर हैविंग द एज इन द फाइनल एग्जामिनेशन, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द एज, ठीक है, यस। अभी ये क्लास कितने बजे तक होगी, आधा एक घंटे, 1 घंटे तक होगी अभी, क्योंकि ये बाकी इसके बाद जो वो 3 आवर्स की होगी, लास्ट में 3 आवर्स। तो आप सबकी जिम्मेदारी कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसको शेयर करो, और 19 और 21 को जरूर जुड़ना, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी बैक टू बैक 3 आवर्स, टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड, यस। तो केमोथेरेपेटिक एजेंट्स मींस केमिकल मोइटीज जिसको यूज करके आप बीमारी को ठीक कर रहे हो बट हैविंग द मिनिमम इफेक्ट ऑन होस्ट, इसको केमोथेरेपेटिक एजेंट बोलते हैं। उसमें एंटी कैंसर, तो एंटी कैंसर ड्रग की क्लासिफिकेशन, सेल डिवीजन वाली साइकिल, 0 फेज, G1, G2, SM, इस तरीके की फेज जो है, यस। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल की फेजेस, जैसे डीएनए सिंथेसिस किस फेज में होता है, सेल साइकिल के एस फेज में होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेल साइकिल, जब भी एंटी कैंसर पढ़ो आप, सेल साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेल साइकिल के ही अलग अलग फेजेस पर एंटी कैंसर ड्रग काम करती है। सेकंड चीज, एंटी कैंसर ड्रग क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थर्ड वन इज साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद द एंटी कैंसर ड्रग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप एंटी कैंसर ड्रग में सेल साइकिल आप पढ़ पाए, G1S, G2M, और दूसरा उसके क्लासिफिकेशन पढ़ पाए आप, और इंपॉर्टेंट ड्रग्स के साइड इफेक्ट पढ़ पाए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में फर्स्ट लाइन ड्रग्स, जैसे फॉर्मूला क्या है फर्स्ट लाइन ड्रग्स का, सर्जी, सर्जी, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पैराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन को थोड़ा सा डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, या फिर कह सकते हैं राइप, राइप इज ऑल्सो फॉर्मूला फॉर फर्स्ट लाइन ड्रग्स, ठीक है। चलो, अगर मैं आपसे पूछूं
कि एमडीआर टीबी किसकी वजह से होता है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, यानी कि जो टीबी की दवाएं हैं उसमें से एक या एक से ज्यादा दवाओं से टीबी रजिस्ट कर रहा है। इट मींस कि वो दवाई के बाद असर नहीं है उसका। तो अब मुझे बताओ एमडीआर टीबी किसकी वजह से होती है, किन दवाओं की वजह से रेजिस्टेंस हो जाता है एमडीआर टीबी? गुड इवनिंग। यस, एमडीआर टीबी इज एसोसिएटेड विथ विच टू एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स? बताइए जल्दी फटाफट बताइए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। It's your whole soul responsibility that you should share this session and you should like this session. Yes, I'm asking multiple drug resistance MDR TB. बताओ कौन से इन्हीं ड्रग में से है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनिazid, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथिम्पेटोल। इनमें से कौन सी दो दवाओं से होता है? It is having by the two drugs. चलो बताओ, एक तो है आइसोनिazid, or just tell me the answer. You are going to have the examination on 22nd and you don't know about the multiple drug resistance TB drugs or by which two drugs? Yes, isoniazid और उसके अलावा rifampicin. Yes, you should be very clear. So MDR TB दो दवाओं से होता है। Make sure that you know this information. बहुत इंपॉर्टेंट है। अब याद रहे ये जो मैं क्लास में बता रहा हूं या ये फिर जो 19 और 21 को क्लास हो रही है आपको लिख के दे रहा हूं। आई कैन गारंटी यू मैक्सिमम क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग इन द पेपर। सो दोस्त जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ाई है, जो कुछ भी है, अगर ये 3 सेशन भी देखते हैं, दे आर गोइंग टू हैव द एडवांटेज। ये जिन बच्चों के पास ये वीडियो जाने वाली है, आई कैन गारंटी यू यू आर हैविंग द एज, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर चीजें मैं निकाल के दूंगा आपको। ठीक है, चलो एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन आपको पढ़ के जाना है। एंटी डायबिटिक्स, एंटी डायबिटिक्स में दोनों ड्रग्स, ओरल एंटी डायबिटिक्स, ओरल एंटी डायबिटिक्स और इंसुलिन्स। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इंसुलिन को पढ़ना है कि इंसुलिन क्या है। ठीक है, कितने अमीनो एसिड का होता है बताओ मेरे को आंसर? 51। ठीक है, इंसुलिन कितने है का? 51 अमीनो एसिड का है। अभी मैं रिवीजन नहीं कर रहा हूं, मेनली आपको टॉपिक्स बता रहा हूं कितना डीप पढ़ना है। जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो फैक्ट्स मैं बोल दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, यस। चेन ए में, चेन बी में कितने अमीनो एसिड होती हैं ये आपको पढ़ना है। देन जाके ये बेंटिंग एंड बेस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलिन का क्लासिफिकेशन, कौन सा रैपिड एक्टिंग होता है, ठीक है, कौन सा इंटरमीडिएट और कौन सा लॉन्ग एक्टिंग। चलो इंसुलिन लिस्प्रो, बताओ लिस्प्रो जो होता है इंसुलिन वो शॉर्ट एक्टिंग है कि लॉन्ग एक्टिंग है? जल्दी बताओ, आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन। इट इज शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग लिस्प्रो? जल्दी बताओ। यस, 30 एंड 21, एक चेन में 30 होता है, एक में 21, सो मेनली इट इज हैविंग द 51 अमीनो एसिड्स। यस, लिस्प्रो या एस्पार्ट, ये क्या शॉर्ट एक्टिंग है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, रैपिड एक्टिंग है, क्या है ये इंसुलिन? व्हाट इज द कैटेगरी? यस, इट्स शॉर्ट एंड रैपिड एक्टिंग। और इंसुलिन की कंपनी सबसे बड़ी कौन है? एक कंपनी में काम कर चुका हूं, नोवो नॉर्डिस्क, जिसने अभी क्या लॉन्च किया, देखो अपडेट बहुत याद होना चाहिए, जिसने अभी क्या लॉन्च किया है? सेमाग्लूटाइड। ये क्या है? एंटी डायबिटिक ड्रग है, लेकिन इसका ऑफलाइन यूज क्या है? वेट लॉस में यूज किया जा रहा है। मतलब कंपनी क्लेम नहीं कर रही है, लेकिन ये दवा खाने के बाद वेट लॉस होता है, सो ऑफलाइन वी आर यूजिंग एज अ वेट लॉस सेमाग्लूटाइड। किसकी प्रोडक्ट है ये? नोवो नॉर्डिस्क का है ये। ठीक है, अभी मार्केट में बहुत ट्रेंड में है। और आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन में ओरल इंसुलिन नहीं अभी आई हुई है, अभी इनहेलेशनल इंसुलिन आ गई है। अफ्रेजा, सिप्ला ने इसको लॉन्च कर दिया है। तो अभी मार्केट में सिप्ला कंपनी ने, कभी पूछ सकता आपसे सवाल, किस कंपनी ने लॉन्च किया है? सिप्ला कंपनी ने अफ्रेजा के नाम से सूंघने वाली इंसुलिन, इनहेलेशनल इंसुलिन मार्केट में ला दी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यू शुड राइट डाउन। तो जो भी मेरे मुंह से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल रही है, यू शुड राइट डाउन। ठीक है, चलो ये वाली बात है। दूसरी, अब देखो डायबिटीज को समझो आप। जब डायबिटीज को आप पढ़ते हो तो डायबिटीज में टाइप 1 होता है, टाइप 1, एंड दैट इज टाइप 2, दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट, दैट इज इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट। बिकॉज यहां पर टाइप 1 में बच्चे को ज्यादा हो रही है,
इसीलिए इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं, या अर्ली ऑनसेट डायबिटीज होती है, बच्चों को हो रही है। क्यों? क्योंकि बीटा सेल डिस्ट्रक्ट हो गई हैं और इंसुलिन प्रॉपरली नहीं बन रहा है। तो जब इंसुलिन नहीं बन रहा है तो दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन, दैट्स वाई इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 डायबिटीज mellitus। गॉट द पॉइंट? यस। तो यहां पर हर हाल में इंसुलिन इज द सोल्यूशन। सेकंड वन कौन सा है? इट इज हैविंग द मोर देन 90%। जितने ज्यादा केसेस डायबिटीज, उसमें से 90% से ज्यादा केसेस क्या है? टाइप 2, जिनमें इंसुलिन की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर इन पेशेंट में इंसुलिन आप देते हो तो सिम्टम्स आर गोइंग टू बी इंप्रूव्ड, नुकसान नहीं होगा इंसुलिन से। यहां पर क्या है कि इंसुलिन सर बन तो रहा है लेकिन सेल उसको यूज नहीं कर पा रही है, यानी कि इंसुलिन इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, इंसुलिन सेंसिटिविटी नहीं बची है। तो ऐसी दवाएं देना चाहिए जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करें। दिस इज गोइंग टू बी यस। सो आई एम रियली सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एक्चुअली हमारे यहाँ ना थोड़ा सा बारिश और मौसम वगैरह जो है काफी खराब हो गया है, और हालांकि इन्वर्टर से काम चल रहा है लेकिन बीच बीच में कुछ इश्यूज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा इशू आ गया था। आई एम रियली सॉरी। ये होता नहीं है जनरली। ठीक है, अभी आवाज ठीक है? इज इट ओके नाउ? यस, डोंट वरी डोंट वरी, सारी चीजों का सेटअप है, बट इस समय थोड़ा सा मौसम खराब हो रखा है काफी ज्यादा, और थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, सो बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए थे। आई थिंक नाउ इट्स ओके। अभी चलेगा सबको? ठीक है, ठीक है। प्रतीक जी कह रहे ओके, ठीक है। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप सब समझ रहे हो मेरा इश्यूज को। यस यस, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, हो जाता है। मेरे लाइव सेशन जल्दी कभी जाते नहीं, लेकिन कुछ कुछ टेक्निकल फॉल्ट है मेरे ख्याल से, या तो इन्वर्टर में या तो बैकएंड पीछे में कुछ इश्यूज है, और थोड़ा सा लाइट का इशू है हमारे एरिया में अभी। ठीक है, चलो। यस, तो पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप 1 इंसुलिन, बिकॉज यहां पर इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, बिकॉज यहां पर जो बीटा सेल्स हैं दैट इज बीन डिस्ट्रक्टेड। किसकी वजह से? ऑटो इम्यून वजह से, ऑटो इम्यून से, ऑटो इम्यूनोजेनिसिटी है जिसकी वजह से खुद की सेल खुद को ही मार रही है। ठीक है, इसलिए यस, ठीक है। तो यहां पर इंसुलिन देना इंपॉर्टेंट, इसलिए इंसुलिन डिपेंडेंट है। इधर पे क्या है? इधर पे क्या है कि इंसुलिन बन तो रहा है बट इट इज हैविंग इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन यूज नहीं हो पा रहा है, सो इंसुलिन रेजिस्टेंस है यहां पर, राइट? तो यहां पर इंसुलिन को यूज करा अपना। तो जितनी भी ओरल एंटी डायबिटिक्स ड्रग हैं, या तो वो इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। चलो, गॉट द पॉइंट? यस। इज देयर एनी मोर इशू? वेट फॉर 1 मिनट। वेट फॉर अ मिनट। यस, 1 मिनट और रुक जाते हैं, बाकी और लोग भी जो छूट गए वो आ जाएं। यस, ठीक है, चलो। तो इन सब सारे को हमने जो है देख लिया, ये इंसुलिन एंटी डायबिटिक्स, यानी कि इंसुलिन का आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो है उनके बारे में पढ़ना आपको, राइट? यस, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, चलो। यस, सो अंजलि सेइंग यस सर, ओके, ठीक है, चलो। तो एंटीवायरल ड्रग्स, एंटी डायबिटिक्स के बारे में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। ओरल एंटी डायबिटिक्स पढ़ना, और इंसुलिन के बारे में क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे पढ़ना जाए,
ठीक है, चलो एक और एग्जांपल पूछ लेते हैं, जैसे इंसुलिन ग्लार्जिन। एक मिनट में जरा आपको थोड़ा सा इसको फिर से कर देता हूं। इंसुलिन ग्लार्जिन अगर मैं आपसे पूछूं, साथ साथ रिवीजन भी करा रहा हूं, इंसुलिन ग्लार्जिन, इंसुलिन ग्लार्जिन ये कौन सा शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट है, लॉन्ग एक्टिंग, कौन सा एक्टिंग है ये? बताओ, आंसर बताओ आप। यस यस, अभी बात करेंगे सारी चीजें, कीर्ति जी आपकी बात करेंगे अभी, ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। पहले थोड़ा सा फटाफट रिवाइज करा लेते हैं, फिर आपके जो चैट्स में जितने कमेंट होंगे उन सबको पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन ना लो। यस, अब आते हैं यहां पर कंट्रासेप्टिव्स। कंट्रासेप्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ लेना आप। कंट्रासेप्टिव्स में बहुत सारे, जैसे ड्रग्स के बारे में बहुत से पूछ ली जाती है, जितने भी प्रोजेस्टेरॉन से रिलेटेड। देखो समझो पहले को, मेल में जो हार्मोन है मेन, वो है टेस्टोस्टेरोन प्राइमरी, लेकिन उसमें एस्ट्रोजन का लेवल भी होता है। लेकिन अगर एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो जाए तो मेल बूब्स जैसी समस्या या गायनेकोमैस्टिया जैसी समस्या होने लगी। यस, इंसुलिन ग्लार्जिन इज लॉन्ग एक्टिंग, राइट। अब फीमेल्स में एस्ट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, हर चीज के लिए एस्ट्रोजन जिम्मेदार, बहुत रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन वहीं प्रेगनेंसी या कंसीव करने में जो हेल्प करता है वो हेल्प करता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन को बहुत अच्छे से आपको समझना है। चलो, तो मेल हार्मोन जो मेनली है वो टेस्टोस्टेरोन है, यानी कि जो मेल्स की आवाज हो, चाहे उनकी दाढ़ी हो, मूछे हो, कैरेक्टरिस्टिक सारे वो सब डेवलप करने में आवाज, टेस्टोस्टेरोन का रोल है। एस्ट्रोजन का भी रोल होता है वहां पर बॉडीज के फिजिकल डेवलपमेंट में, लेकिन अगर एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो तो गायनेकोमैस्टिया जैसी समस्या, तो अभी कितनी ड्रग गायनेकोमैस्टिया करती है वो थोड़ा आपको आइडिया लग जाना चाहिए। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दो हार्मोन है, ठीक है। एस्ट्रोजन फीमेल्स में डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है, लेकिन प्रेगनेंसी, उसको कंसीव करने में, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में जो हेल्प करता है हार्मोन वो है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। उसके साथ साथ जो कंट्रासेप्टिव्स हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसमें हम आईयूडीज बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आईयूडीज रिवर्सिबल मेथड है फैमिली प्लानिंग का। कुछ हार्मोनल आईयूडीज होती हैं, कुछ नॉन हार्मोनल आईयूडीज हो जाती हैं, ठीक है, लिवोनॉर्जेस्ट्रल वगैरह जैसे हार्मोनल आईयूडीज है वहां पर, ठीक है। चलो, ये वाली बात भी हमने समझ लिया। सीओपीडी ड्रग्स, सीओपीडी ड्रग्स का, आप सीओपीडी को जरा समझ लो क्या होती हैं। यस, सीओपीडी, सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ठीक है, यानी एक ऐसी बीमारी जो फेफड़ों से संबंधित है, फेफड़ों में बाधा हो रही है, यानी कि रुकावट हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन, क्रोनिक, बहुत लंबे समय से हो रही है। सो यू कैन से सीओपीडी में जो लंग्स वाला जो सिस्टम है वो खराब हो रहा है। सिस्टम पूरा क्या होता है, ये ट्रैकिया, पूरी एयर वाली पाइप, बहुत सारी ब्रोंकाई उसकी आती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स, और उसके पास कुछ एयर सैक्स होते हैं जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। तो सीओपीडी इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, इट इज हैविंग थ्री डिसीजेस, वन इज एम्फाइसेमा, सेकंड वन इज ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, एंड थर्ड वन इज अस्थमा। सो सीओपीडी इज बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर जहां पर हमारा पल्मोनरी सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। इसमें तीन बीमारियां होती हैं, एक होता है एम्फाइसेमा, सेकंड वन इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस का आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन इन द ब्रोंक्यूल्स इज ब्रोंकाइटिस, अस्थमा उसी का क्रोनिक वर्जन। तो ये जो एयर सैक्स होते हैं जिनको एल्वियोलाई बोलते हैं, जहां पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं, अगर इधर पे प्रॉब्लम हो जाए इसको बोलते हैं एम्फाइसेमा, गॉट द पॉइंट। और इस वाले ब्रोंकियल्स वाले सिस्टम में या इन सब सिस्टम में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो इन सबको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस और अस्थमा। ब्रोंकाइटिस का ही एडवांस वर्जन, सबसे खराब वर्जन जो है अस्थमा है। होता क्या है कि सर ये जो मसल्स होती है ना, इनके ऊपर कुछ मसल्स होती हैं, वो अकड़ जाती हैं, टोन उनका अकड़ जाता है, जिसकी वजह से ये सिकुड़ जाती हैं। तो अभी कोई चीज इतना स्पेस है, अभी ये सिकुड़ गई, यानी नैरोइंग हो गई है, एयरवेज की, ब्रोंक्यूल्स की नैरोइंग हो गई है। तो सोल्यूशन क्या है इनका, ब्रोंकोडायलेटर्स। तो ब्रोंकोडायलेटर्स एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। सर ऊपर से क्या होगा, इसमें कफ ब्लॉक कर दे रहा है, तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो एंटी कफ ड्रग या कफ रिमूवल ड्रग्स हमको यूज करना चाहिए इन सब में। सो दीज आर द सॉल्यूशंस। तो सीओपीडी के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। एंटी अल्सर ड्रग, एंटी अल्सर ड्रग में
ठीक है, अब एंटी अल्सर ड्रग की अगर हम बात करें, एंटी अल्सर ड्रग, एंटी अल्सर ड्रग, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज गोइंग टू बी अल्सर. सो अल्सर आर बेसिकली टू टाइप, वन इज गैस्ट्रिक और पेप्टिक अल्सर एंड सेकंड वन इज ड्यूडेनल अल्सर, डियूडिनल अल्सर. कोशिश कर रहा हूं कि मैं कुछ चीजें रिवाइज करा दूं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ रिवाइज भी करा रहा हूं एंड इट्स गोइंग टू हैव द इंपैक्ट. ये इंपैक्टफुल होने वाला आपके सेशंस में. यस, तो जो गैस्ट्रिक या पेट रीजन में हो रहा है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर. जो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में ड्यूडेनम में हो रहा है उसको बोलते हैं ड्यूडेनल अल्सर. एंड ड्यूडेनल अल्सर इज मेनली बाय द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. तो एच पाइलोरी क्या है? बैक्टीरिया है. तो बैक्टीरिया को ठीक करने के लिए वी नीड टू गिव एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स कौन सी आप देते हो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए? एमॉक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन्स. सो दीज आर द एंटीबायोटिक्स गिवन फॉर इरेडिकेशन ऑफ एच पाइलोरी. गॉट द पॉइंट? यहां तक चीज समझ में आ रही है? ये अल्सर. अब समझते हैं थोड़ा सा अल्सर में दवाएं कौन सी हो जाती हैं. सी, यू नीड टू रेगुलेट द एसिड. रेगुलेट द एसिड. क्यों एसिड जरूरी है? अगर एसिड पेट में नहीं होगा खाना पचेगा ही नहीं, आपको कच्ची डकार आने लगेगा, हार्ट बर्न होने लगेगा. देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ एसिड इज रिक्वायर्ड इन द बॉडी, बट it is not required the excess amount. The excess amount is not required. So excess amount is the problematic situation. And one pump is very important. That is H plus K plus ATPase. That is proton pump. Because it is going to give H plus ions. And in luminar chloride ion is also there. So H plus and chloride ions, they are going to make HCl finally. And they are going to have the acidic environment. Got the point? सो ये वाला पंप है, इसको क्या करना पड़ेगा? सप्रेस करना पड़ेगा. सो वी नीड टू गिव द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स. सी, वी आर हैविंग टू क्राइटेरिया. देखो एसिड एक तो धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, तो जो एसिड को रिलीज करने वाले उनको कम करना पड़ेगा. दैट इज एंटी अल्सर सोल्यूशन, एंटी अल्सर ड्रग. दूसरा क्या कि जो एसिड रिलीज हो चुका है, तो जो एसिड रिलीज हो चुका है उसको वापस तो ले नहीं सकते हो. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन न्यूट्रलाइज दैट रिलीज्ड एसिड. उसके लिए हमको एसिड के अगेंस्ट में यूज करना पड़ेगा एंटा एसिड. So they are basically magnesium and aluminum compounds we are going to use as antacids. Bicarbonates compounds, magnesium hydroxide, magnesium oxide, aluminum hydroxide, these type of molecules, these type of compounds, CBS compound we are going to use as antacid. ठीक है, चलो. अब सर जो कोलिनर्जिक सिस्टम होता है वो भी एसिड को सिक्रेशन कर रहा है, तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स वी नीड टू गिव. पायरेंजापिन, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स भी हमको देना चाहिए. सर जो हिस्टामिन H2 एगोनिस्ट है, यानी हिस्टामिन वाले जो H2 वाले सिस्टम है वो भी सिक्रेशन को बढ़ाना है, यानी H2 एंटागोनिस्ट भी देना पड़ेगा. तो कौन सी ड्रग दोगे? सिमेटिडिन एंड रैनिटिडिन. सो दीज आर द H2 एंटागोनिस्ट ड्रग दैट आर बीइंग यूज्ड इन अल्सर. अब चलो एक सवाल मैं पूछता हूं कि टेल मी द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, जोलिंगर एल्सन सिंड्रोम एंड पेप्टिक अल्सर. इन तीनों ड्रग्स में व्हाट इज ड्रग ऑफ चॉइस? जस्ट गिव मी द आंसर. भागना नहीं है, जस्ट गिव मी द आंसर. व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस थ्री टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ डिसीजेस इन अल्सर? गिव मी द आंसर. आवाज मेरी ठीक है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको लग रहा है कि ये सेशन फ्रूटफुल है, आपको हेल्प हो रहा है? बिकॉज इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना ये ज्यादा पढ़ेंगे. जो आगे का 3 घंटा आने वाला है 19 और 21 तारीख को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. यस, जल्दी बताइए, प्रतीक जी बताइए. एंड व्हाट अबाउट अदर पीपल? आई कैन एश्योर यू, यू पीपल आर गोइंग टू चेंज द सिनेरियो. सो दोज हु आर वाचिंग द सेशन, दे आर गोइंग टू क्रिएट अ इंपैक्ट. The drug of choice is proton pump inhibitors. Prazols, omeprazole, rabeprazole, esomeprazole, prazoles. Got the point? Yes. Laxatives and purgatives. CAD. CAD is very important topic you need to discuss. ठीक है, CAD के बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहिए. See, CAD, Computer Aided Drug Design. Means with the help of computer we are designing the drug and we are discovering and we are developing the drug.
दैट इज कैड, ठीक है, यस। अब चूंकि हम लोग को क्या करना होता है, ड्रग को रिसेप्टर के साथ बाइंड करा के देखना होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डॉकिंग। सो यू नीड टू रिमेंबर द सॉफ्टवेयर, डॉकिंग सॉफ्टवेयर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज ऑटोडॉक। ऑटोडॉक, ऑटोडॉक इज द वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जिससे डॉकिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। चलो ये सब चीज आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। सो कैड यू नीड टू डिस्कस। पॉइजनिंग एंड एंटीडोट्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। पॉइजनिंग एंड एंटीडोट्स, एंड एंटीडोट्स। और मेरे हाथ लगी है एक पीडीएफ एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी महाराष्ट्र के बच्चों के ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा, सो दैट जो बच्चे हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है दे कैन आल्सो हैव द हेल्प। और ये रही पीडीएफ आपकी। चलो, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में बहुत जगह पर पॉइजन सेंटर बने हुए हैं। यस, दिस इज द पीडीएफ। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पीडीएफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्स न्यू दिल्ली। तो एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट में मैलाथियोन और ये सब सारे, फिनोथियोन, फोरेट, ये सब क्या है, ये दीज आर द पेस्टिसाइड्स जो कि खेती बाड़ी में यूज किए जाते हैं। उनके लिए दिया जाता है 2-पैम, प्रोलिडॉक्सिम या एट्रोपिन सल्फेट एंटीडोट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट डाउन। कार्बामेट्स, अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट के अलावा कार्बामेट से हो रहा है जैसे फ्यूरोन वगैरह, तो उसमें भी एट्रोपिन। तो कार्बामेट्स हो चाहे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड का एंटीडोट क्या है यहां पर, दैट इज एट्रोपिन सल्फेट और 2-प्रोलिडॉक्सिम, 2-पैम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, रोडेंटिसाइड्स, ठीक है। तो रोडेंटिसाइड में यहां पर ये हम लोग विटामिन K1 यहां पर दे रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है सर, ये वाली बात आ गई। सर इंडस्ट्री वाले जो केमिकल्स हैं, इंडस्ट्री में बहुत सारे हैवी मेटल्स होंगे, लेड, मरकरी, आर्सेनिक, मिथाइल, इथाइलिन ग्लाइकोल, साइनाइड, ठीक है, मेथ, हेमोग्लोबिनेमिया, ठीक है, ये सब सारी चीजें। अब इनके बारे में, तो इंडस्ट्री के जितने पॉल्यूटेंट है उनके लिए लेड, लेड में एंटीडोट कौन सा देते हैं, डाइमर कैप्रोल बॉल, ब्रिटिश एंटीलेविसाइड जिसको बोलते हैं, पेनिसिलामिन देते हैं और इडिटेट भी देते हैं। तो लेड की पॉइजनिंग में इडिटिए भी दे देते हैं, पेनिसिलामिन भी देते हैं और बॉल भी, ब्रिटिश एंटीलेविसाइड भी दिया जाता है। मरकरी में कौन सा दिया जाता है, मर्क्यूरी में ज्यादातर मरकैप्टो कंपाउंड दिए जाते हैं, डीएमएस से दिया जाता है, ठीक है। चलो, आर्सेनिक में कौन सा दिया जाता है सर, बॉल या पेनिसिलामिन दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल दिया जाता है, इथेनॉल दिया जाता है या फोलिक एसिड दिया जाता है। सर इथाइलिन ग्लाइकोल में सर इथेनॉल या पायरोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड दिया जाता है। सर साइनाइड पॉइजनिंग जो होता है उसमें ज्यादातर थायो कंपाउंड्स या नाइट्रेट, ट्रिक इज थायो कंपाउंड्स और नाइट्रेट कंपाउंड्स। सो नाइट्राइट और थायो कंपाउंड्स अगर ऑप्शन में है, दे कुड बी द एंटीडोट फॉर दिस साइनाइड कंपाउंड्स। तो आपको ये याद होना चाहिए। मेथ हेमोग्लोबिनेमिया के लिए मेथाइल ब्लू हम लोग जो है यूज करते हैं, वेरी। अगर दवा में जैसे एस्टामाइनोफेन, तो एस्टामाइनोफेन बोले तो पैरासिटामोल, तो N-एसिटाइलसिस्टीन उसके लिए। आयरन की अगर आपको टॉक्सिसिटी हो गई तो डेस्फोरोक्सामिन, बेंजोडाइजिपिन्स की हो गई, फ्लोमाजेनिल आपको देना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट, आई एम गोइंग टू शेयर इन द ग्रुप, राइट। बेंजोडाइजिपिन्स, फ्लोमा, ओपियोइड्स के लिए नैलेक्सोन, ओपियोइड एंटागोनिस्ट दैट इज नैलेक्सोन, आइसोनियाजिड, पैराडॉक्सिन, डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन एंटीबॉडीज। अगर डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई, डिजॉक्सिन एंटीबॉडीज यू नीड टू गिव, ठीक है। चलो, इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल में धतूरा, स्नेक बाइट या डॉग बाइट या खाने वाले बोटुलिज्म हो गया, तो धतूरे से अगर हो गया तो फाइसोस्टिग्मिन एज एंटीडोट हमको देना चाहिए। स्नेक बाइट है तो एंटी स्नेक वेनम देना चाहिए। डॉग बाइट है तो एंटी रेबीज वैक्सीन है। बोटुलिज्म यानी खाने से हो गया तो बोटुलिज्म एंटीटॉक्सिन हमें देना चाहिए, ठीक है। चलो सर, नर्व एजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल ट्रेंड में है, ठीक है। कोरिया के एक शासक को मारा भी गया था। सेरिन, टेब्यून, साइक्लोसेरिन, दीज आर नर्व एजेंट्स, न्यूरोटॉक्सिन्स बोलते हैं। इनका एंटीडोट है एट्रोपिन सल्फेट या फिर 2-पैम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट डाउन, ठीक है। चलो सर, ब्लड वाले बोटुलिज्म टॉक्सिन्स, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। थाइलियम में प्रूशियन ब्लू, ठीक है। चलो, कार्बन टेट्राक्लोराइड में N-सिस्टील, फॉर्मल्डिहाइड में फोलिक एसिड, ठीक है। कोमारिन्स में विटामिन K1, क्लोरेट्स में मिथाइलिन ब्लू। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइजनिंग एंड एंटीडोट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट, यू शुड गो थ्रू दैट, यू नीड टू टेक द स्क्रीनशॉट। आई एम गोइंग टू शेयर इन द महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर श्योर बैच और अदर बैचेस, अर्जुना बैचेस, ठीक है। तो पॉइजनिंग एंटीडोट इधर पे क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। पॉइजनिंग एंड एंटीडोट्स हमने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक
स्टरलाइजेशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी कभी आप स्टरलाइजेशन मेथड पढ़ो तो उसमें कौन सा थर्मल है कौन सा नॉन थर्मल है ये बहुत पढ़ना जरूरी है। तो जो भी मेथड पढ़ रहे हो वो उसका मैकेनिज्म क्या है, किस मैकेनिज्म में काम कर रहा है। जैसे मान लो पढ़ लिया आपने ऑटोक्लेविंग, सो ऑटोक्लेविंग इज बेस्ड ऑन प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, ठीक है, और किस टाइप के मटेरियल के लिए यूज हो रहा है। जैसे बैक्टीरियल कल्चर है तो बैक्टीरियल कल्चर के लिए हम लोग ऑटोक्लेविंग यूज कर रहे हैं। तो जब भी कभी मेथड पढ़ो तो मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें डी वैल्यू क्या है, जेड वैल्यू क्या है, वो सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ कौन सा मेथड किस मटेरियल के लिए यूज हो रहा है और क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसका। जैसे मैं पूछ लूं कि ऑटोक्लेविंग कितने क्राइटेरिया किया जाता है, ऑटोक्लेविंग, कुड यू गिव मी द आंसर, आप मुझे आंसर दे सकते हो, बताओ ऑटोक्लेविंग। बताओ ऑटोक्लेविंग, क्राइटेरिया फॉर ऑटोक्लेविंग। भाई 4 दिन बाद आपका पेपर है एंड यू पीपल आर नॉट गोइंग टू गिव द आंसर, यू पीपल आर शोइंग वेरी लेथार्जी। व्हाई दिस इज गोइंग टू हैपन? You should be active because life is not going to give you the chance again and again to be a drug inspector. It's a good job. If you are going to skip, see, in my experience, for drug inspector like examination, you are going to get 2 to 3 chances throughout your career, you can say. And if you are going to left the chance, you are not going to have that particular dream. Yes. (121°C, 15 psig pressure for 15 to 30 minutes. That is the very important criteria for autoclaving. ठीक है, yes. पायरोजन टेस्टिंग, पायरोजन्स, सी व्हाट आर पायरोजन्स, पायरोजन्स के बारे में समझ लो जरा। पायरोजन्स क्यों जरूरी है, आप सोच के देखो कि कोई आंख वाली दवा है उसमें ऑलरेडी पायरोजन आपको ठीक करने के लिए और ऑलरेडी उसमें आपको अंधा कर देगा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, यस, पायरोजन्स। सो पायरोजन्स आर बेसिकली मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स mainly from the gram negative bacteria. They are tendency to increase the temperature and they contain some chemically lipopolysaccharides. These are very important information, you should remember. These are lipopolysaccharides, yes, pyrogens. So to check out that there should not be any pyrogen, ठीक है। लाल टेस्ट, and what are the test? रैबिट टेस्ट। चलो बताओ पायरोजन टेस्टिंग के लिए 2 कौन से टेस्ट होते हैं, क्या मैंने ये सही लिखा है, इट इज करेक्ट और नॉट? जस्ट टेल मी द आंसर। पायरोजन चेक करने के लिए पेरेंटल फॉर्मुलेशन में विच आर द टेस्ट, जस्ट नेम द टेस्ट। ये जो मैंने लिखा है सही है कि गलत है? रैबिट टेस्ट और लाल टेस्ट, इट इज फॉर पायरोजन टेस्टिंग और स्टेरिलिटी टेस्टिंग। यस प्रतीक जी, बिल्कुल सही बात, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो सर, एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड विटामिन, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स उनका ऐसे किया जाता है, माइक्रोवेल ऐसे किया जाता है। तो उसमें जो सवाल पूछा जाता है सबसे ज्यादा वो पूछा जाता है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सी एंटीबायोटिक कैसे के ऐसे के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है, और अंशिका मैडम ने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है एंड दिस इज गोइंग टू बी द स्लाइड। तो किस एंटीबायोटिक के लिए, कौन सी क्लास के एंटीबायोटिक के लिए कौन सा टेस्ट माइक्रोबियल ऐसे के लिए ऑर्गेनिज्म यूज करा, ये ठीक है। ये लिस्ट आपको पता होना चाहिए, दिस इज द लिस्ट, यू शुड रिमेंबर। यस, लाल टेस्ट, यस, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसको रिमेंबर कर लेना, ठीक है। चलो, टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हैव यू गॉट दैट स्क्रीनशॉट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, विटामिन का अगर पूछा जाए ऐसे, तो विटामिन में विटामिन B12, विटामिन B12 के ऐसे के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है, बताओ।
B12 के लिए, यस लैकमनी। व्हाट इज द फुल नेम प्रतीक जी? गुड, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। आई विश यू शुड बी इन द लिस्ट। व्हाट इज द फुल नेम? You have got the right answer, and in that situation also you will be getting the answer. But what is the full name? Yes, Lactobacillus lachmani. ठीक है, that is very important. चलो, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसमें आपको ग्लाइकोलिसिस बहुत पढ़ना है। ग्लाइकोलिसिस कहां होता है बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि साइटोप्लाज्म में होता है? ग्लाइकोलिसिस वेयर इट हैपेंस। सेकंड चीज, इसकी एनर्जेटिक्स बहुत पढ़ना चाहिए, कितना आउटपुट, कितना एटीपी का फायदा हुआ, नुकसान हुआ, और स्टेप्स, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कौन सा एंजाइम, हेक्सोकाइनेस कौन सा एंजाइम, इट इज हैपनिंग इन साइटोप्लाज्म। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो एनर्जेटिक्स आपको पढ़ लेना चाहिए। सर अगला टॉपिक जो है एंजाइम, एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंजाइम्स, तो एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन, एंजाइम्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर माइकलिस मेंटन इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए एंजाइम्स के बारे में। फिर वेरियस पैरामीटर के इफेक्ट क्या होंगे एंजाइम्स पर, जैसे टेम्परेचर क्या क्या इफेक्ट होगा, किस शेप का ग्राफ आएगा। तो एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन, ठीक है, जैसे ट्रांसफरेजेस क्या करते हैं, ठीक है, लाइगेजेस क्या करते हैं। तो जितने एंजाइम्स हैं उनके क्लासिफिकेशन और उन पे कौन से इफेक्ट होता है, वो एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इतना पढ़ लोगे तो एंजाइम्स टॉपिक आपका हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना चाहिए इसको, चैट जीपीटी से जैसे भी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके इंसुलिन बनाया गया, और आज भर भर के इंसुलिन। क्यों? क्योंकि ई कोलाई बैक्टीरिया को एज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया गया, प्लाज्मिड एज वेक्टर यूज किया गया, और डिजायर्ड डीएनए पीस यूज किया गया। इन सब को मिक्स करके क्लोनिंग टेक्निक का यूज करके एंड इंसुलिन हमने बनाया। यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्लोनिंग इज वेरी क्रूशियल स्टेप, मींस वी आर मेकिंग द मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम। जैसे मैं संजय हूं तो मेरे जैसे हूबहू कई सारी कॉपी बना देना, दैट इज क्लोनिंग टेक्निक। यस, सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। प्लाज्मिड क्या होता है? वेक्टर, ठीक है। ई कोलाई का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपको पता होना चाहिए। चलो, फिर सर इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, इम्यूनोलॉजिकल, इम्यून सिस्टम पे काम करने वाले सिस्टम, इम्यूनोलॉजिकल। वेट फॉर अ मिनट, इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम, इम्यूनोलॉजिकल में वैक्सीन्स एंड सेराज, it is very important. Immunological, because they are acting on immune system, they are modulating the immune system, that's why immunological products is there. Yes, Eli Lilly company is also there. Yes, for diabetes. Yes, तो वैक्सीन्स के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे लेटेस्ट वैक्सीन में कौन सी टेक्नोलॉजी है? मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी, mRNA बेस्ड टेक्निक हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है। वैक्सीन में कौन सी वैक्सीन का कौन सा स्टोरेज कंडीशन है, यू शुड रिमेंबर। सेकंड थिंग, ठीक है, किस बीमारी के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन, तो वैक्सीन का क्लासिफिकेशन, सेरा क्या होता है, एंटी सेरा क्या होता है, बेसिक शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है। कौन सी वैक्सीन इनएक्टिवेटेड होती है, कौन सी बैक्टीरियल वैक्सीन, कौन सी वायरल वैक्सीन है, यू शुड रिमेंबर वैक्सीन के बारे में, ठीक है। चलो, आइसोमर एंड डाइजोरेक्शन, डाइजोरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोमेरिज्म आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, वो सारी चीजें। इमल्सिफाइंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट के एग्जांपल्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना, जितने गम्स होते हैं वो ज्यादातर आपको सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पर। टैबलेट, कैप्सूल, पेरेंटल, ऑप्थेल्मिक, अब इनमें क्या पढ़ना है? टैबलेट, कैप्सूल, पेरेंटल, ऑप्थेल्मिक। टैबलेट में क्या पढ़ना है? टैबलेट में क्लासिफिकेशन, मेथड कौन कौन से हैं, मेथड्स, ग्रेनुलेशन, नॉन ग्रेनुलेशन वाले जो मेथड्स हैं, डायरेक्ट कंप्रेशन वाले मेथड्स, वो सब सारी चीजें। कौन कौन से एक्सिपिएंट्स हैं, एक्सिपिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कोटिंग, शुगर कोटिंग, एंट्रिक कोटिंग, ये सब सारे कोटिंग्स पढ़ना है।
फिर डिफेक्ट्स, इन सब को रिवीजन करना, टैबलेट खत्म हो जाएगा। कैप्सूल, कैप्सूल के साइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ कैप्सूल, 50 साइज, 3, 2, 1, इस तरीके से जो साइजेस कैप्सूल के, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, क्या इंपॉर्टेंट होता है वो सब सारी चीजें। ब्लूम स्ट्रेंथ, जिलेटिन की स्ट्रेंथ जो है बताने का काम, इलास्टिसिटी बताने का काम कौन कर रहा है? ब्लूम स्ट्रेंथ। तो ब्लूम स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो पेरेंटल में क्या करना है, पेरेंटल के कंपोनेंट क्या होते हैं, किस किस से पेरेंटल बनता है, विस्कोसिटी एनहांसर्स वगैरह, इसके स्टरलाइजेशन होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन। ऑप्थेल्मिक्स, ऑप्थेल्मिक्स के क्या इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, ये सब सारी। तो पेरेंटल और उसके इवैल्यूएशन टेस्ट, इवैल्यूएशन टेस्ट में स्टेरिलिटी टेस्टिंग, पायरोजन टेस्टिंग, क्लैरिटी टेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग आ जाती पेरेंटल्स में। तो ये सब आप पढ़ोगे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, एनडीडीएस में गैस्ट्रोरेटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड आयोडेज यू नीड टू डिस्कस, आपको इसके बारे में पढ़ना है। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा सिस्टम, होम्योपैथिक सिस्टम, उन सब की बेसिक टर्मिनोलॉजी समझना है कि बेसिक किस पे काम करते हैं सारे सिस्टम। आयुर्वेदा सिस्टम किस पे काम करता है, हेमोपैथिक के लिए हैनेमन ने क्या किया था, ये सब सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इज एनालिटिकल टेक्निक। उसमें आपको लिमिट टेस्ट, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इम्यूनोएसे। रेडियो इम्यूनोएसे क्या है, इसका यूज क्या है, ये पढ़ना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी वाला पढ़ लेना आप, एनएमआर पढ़ लेना और आईआर। ठीक है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके लिए होता है, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन करने के लिए। यूवी एनएमआर जो है वो कई सारे प्रोटॉन्स को भी पता लगा लेते हैं। हम यूवी वगैरह में क्या यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन जनरली में फाइंड आउट करने के लिए। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया, टीएलसी हो गया, एचपीएलसी हो गया, एचपीटीएलसी हो गया। तो ये सारी टेक्निक हैं क्या, किस प्रिंसिपल पर है, क्या ये एड्सॉर्प्शन पर है, पार्टीशन पर है, किस पर है, ये आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, इनका इंस्ट्रूमेंटेशन पता होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके जो डिटेक्टर्स हैं वो किसके लिए, जैसे यूवी में सबसे ज्यादा पीडीए डिटेक्टर, फोटो डायोड अरे हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो प्रिंसिपल, जब भी कभी आप क्रोमेटोग्राफी पढ़ो तो उस भी टेक्निक का प्रिंसिपल पढ़ो, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ो, उसके बाद जो है डिटेक्टर्स पढ़ो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास ए इज लो रिस्क, like this, A, B, C, D, or you can say 1 like this. Okay, A, B, C, D. So risk is going to increase. Yes. So please cross check that. ठीक है, लो रिस्क, लो रिस्क, लो टू मॉडरेट, लो टू हाई रिस्क, इस तरीके से क्लासिफिकेशन है। ठीक है, सबसे कम रिस्क वाले क्लास ए, लो टू मॉडरेट रिस्क क्लास बी, एंड सी इज मॉडरेट टू हाई रिस्क, एंड डी इज very high risk. Class A is low risk, class B is low to moderate risk, class C is moderate to high risk, and this is very high risk. Yes, again, what is the concept? Because this is having the low risk, so they will be under the control of state or central government. See, अब just tell me the answer. This is low risk, low to moderate, moderate to high, this is high risk. So these are the devices, right? So which is under central government and which is under state government? बताइए, जल्दी बताइए। यस, फॉर्म्स आते हैं, थोड़े बहुत फॉर्म्स आते हैं। ठीक है, एक्चुअली सुबह से ना 3 क्लासेज हुए, आई एम गेटिंग वेरी सैचुरेटेड, 3 से 4 क्लासेज हो चुकी हैं, दिमाग ना सैचुरेट हो चुका है। यस, अभी मेरी क्लास एप्लीकेशन में भी है, बट एप्लीकेशन की क्लास को मैं होल्ड करूंगा क्योंकि देखो यहां पर सब चीजें उल्टे पुल्टे मेरे दिमाग से निकलने लगी। इट मींस आई एम एग्जॉस्टेड, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक द क्लास ऑन एप्लीकेशन राइट नाउ, दैट वो 9 बजे वाली क्लास, क्योंकि दिमाग एग्जॉस्ट हो चुका है। यस, अभी 6 बजे भी क्लास मैंने किया है, अभी ये भी क्लास कर रहा हूं। यस, अब देखो, सी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, लो रिस्क, लो टू मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट टू हाई रिस्क एंड हाई रिस्क। तो जाहिर सी बात है, लो रिस्क यहां पर है, लो टू मॉडरेट रिस्क है, तो दे विल बी अंडर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में होंगी। जबकि दीज आर द मॉडरेट टू हाई, दीज आर द हाई रिस्क डिवाइसेस, सो दे विल बी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है। यस, ए एंड बी स्टेट गवर्नमेंट, सी एंड डी सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं उनमें मैंने मेडिकल डिवाइसेस के लेक्चर डाले, उनमें बहुत अच्छे से लेक्चर पढ़ाया मैंने, इत्मीनान से डाला हुआ है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा एग्जॉशन हो रहा है क्योंकि 3-4 क्लासेस बैक टू बैक हो गई, दिमाग में इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं हो रही है।
यस, अब यहां पर सी और डी, दीज आर हाई रिस्क कंपाउंड, तो हाईली रिस्क डिवाइसेस हैं, तो दैट विल बी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, एंड सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीसीजीआई। यस, एक बात, अभी जो इंफॉर्मेशन निकली सही निकल रही है, ठीक है। चलो, अगर स्टेट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की बात की जाए तो स्टेट का ड्रग कंट्रोलर है स्टेट लाइसेंसिंग, यानी SLA, हु इज देयर, स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑफिसर। सेंट्रल लाइसेंसिंग CLA मींस ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये सब बातें पता होना चाहिए। चलो, नोटिफाइड बॉडी को आपको पता होना चाहिए मेडिकल डिवाइसेस में, हु इज गोइंग टू बी नोटिफाइड बॉडी, हु इज गोइंग टू बी ऑथराइज्ड एजेंट, ये सब सारी चीजें आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, एक और इंपॉर्टेंट मैंने मुद्दा बताया, इंपोर्ट यानी बाहर से जो मेडिकल डिवाइसेस, एंड यू कैन नॉट बिलीव मोर देन 65 to 70% you can say devices are we are importing, in fact up to 80% we are you can say we are importing, ज्यादातर हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सो इंपोर्ट इज अंडर द स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी और सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जस्ट गिव मी द आंसर मेडिकल डिवाइसेस में। बताइए फटाफट। यस, इट इज अंडर द CLA, सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, राइट। ठीक है, चलो, तो ये मेडिकल डिवाइसेस वाला हो गया, तो थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग सॉरी, मैं कभी इंफॉर्मेशन गलत नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन कभी से स्लिप ऑफ टंग हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ एग्जॉस्शन, तो इससे जज करने या परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वी आर टीचर्स, तो हो सकता है वी आर ह्यूमन बींग्स, कभी गलती हो सकती है हमसे। यस, तो ये सारी चीजें क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में क्या क्या है। लिमिट टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, iron, it is very important. In case of arsenic we are using a particular paper, yes, that is very important. Yes, predicate devices के बारे में भी। See, in Maharashtra drug inspector batch मेडिकल डिवाइसेस रूल्स बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया, आप सभी को पढ़ के जाना चाहिए उसको, ठीक है। मेडिकल डिवाइसेस से तो हमारे यहां से 11 से 12 बच्चे इंटरव्यू के लिए भी बैठ रहे, अभी इंटरव्यू हुआ नहीं है, इट मींस प्रीलिम्स दे हैव क्वालिफाइड, दे आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। सो 11 से 12 बच्चे हैं वो अभी मेडिकल डिवाइसेस में, मैंने क्लासेस भी उसकी चलाई हुई थी, ठीक है। चलो, तो अभी उसमें भी शानदार रिजल्ट आने वाला हमारा। अब लिमिट टेस्ट में आर्सेनिक, गडजेट अपरेटस वी आर यूजिंग, गडजेट अपरेटस, यस, मरकरी कॉपर, मरकरी पेपर वी आर यूजिंग, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर वी आर यूजिंग और एनी अदर पेपर यूजिंग, ठीक है। चलो, गडजेट अपरेटस, लिमिट टेस्ट। अच्छा, लिमिट टेस्ट होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली लिमिट टेस्ट इज देयर, इट इज comparative test, comparative, why it is comparative test, because there is certain standard, तो स्टैंडर्ड जब हम बोलेंगे तो उसकी एक पर्टिकुलर टर्बिडिटी होगी, उसकी टर्बिडिटी या फिर कलर होगा, उसकी टर्बिडिटी होगी या कलर होगा, और जो हमारा टेस्ट कंपाउंड है उसका भी टर्बिडिटी या कलर, जाहिर सी बात है इसकी टर्बिडिटी या कलर ज्यादा है, हमारे सैंपल की कम है, तो सैंपल विल बी पास। इट मींस बाई ऑब्जर्वेशन, बाई कंपैरिजन वी आर कंपेयरिंग, यानी कि लिमिट टेस्ट में क्या होता है, चीजों को लिमिट करना, जो भी कंपाउंड्स होते हैं उसमें इंप्योरिटीज हर हाल में होंगी, यू कैन नॉट रिमूव द इंप्योरिटीज, तो कम से कम उसको लिमिट में होना चाहिए, तो जब लिमिट में होंगे तो वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं होगी। यस, तो दैट शुड बी विद इन द लिमिट्स, दैट शुड बी विद इन द लिमिट्स, ठीक है, लिमिट में होनी चाहिए। तो जो लिमिट जितनी होती है उसी का हम लोग स्टैंडर्ड घोल बना लेते हैं, और उसकी टर्बिडिटी या उसके कलर से हम लोग क्या करते हैं अपने सैंपल को, तो अगर टर्बिडिटी या कलर अपन के सैंपल के कम आई तो जाहिर सी बात है ये सैंपल पास हो गया, लेकिन अगर ज्यादा आई तो ये सैंपल फेल हो जाएगा, इट मींस कि इट इज हैविंग मोर इंप्योरिटीज, सिंपल सी बात है। लेकिन क्या ये क्वांटिटेटिव टेस्ट नहीं, क्या ये करेक्ट टेस्ट है, नहीं। आप सोच के देखो ना, किसी की आंख अगर खराब हुई तब कंपैरिजन गड़बड़ हो सकता है, सो इट्स अ कंपैरेटिव टेस्ट। चलो सर, रेडियो में से पढ़ लेना। सर, आईसीएच गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आरआरबी फार्मासिस्ट में भर भर के क्वेश्चन पूछा गया था, क्वालिटी एश्योरेंस से, आईसीएच गाइडलाइन से, इंस्ट्रूमेंट के क्वालिफिकेशन से, ठीक है, ये सब से, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो थोड़ा सा हम लोग आईसीएच की गाइडलाइन को समझ लेते हैं, एक मिनट रुकिए जरा। यस,
आईसीएस की गाइडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइट पढ़ के थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आईसीएच। जो आईसीएच की गाइडलाइन होती हैं, अभी आरआरबी का अगर आपने पेपर दिया तो बहुत सारे पेपर पूछे गए थे। क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, मल्टीडिसिप्लिनरी, 4 टाइप ऑफ आईसीएस गाइडलाइंस आर देयर। यस, क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी, क्यूएसईएम। तो क्वालिटी गाइडलाइंस में अब जैसे ये वाला बहुत पूछा जाता है कि कोई नया ड्रग सब्सटेंसेस प्रोडक्ट है तो उसके लिए कौन सी आईसीएस की गाइडलाइन है? इट इज Q1AR2। सर फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी Q1B में करनी है सर, डेटा स्टेबिलिटी का निकालना Q1E में करना है सर, ये सब सारी चीजें, ठीक है। एनालिटिकल वैलिडेशन, ठीक है। ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस Q7 गाइडलाइंस में सर, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट Q9 में सर, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट Q12 में सर, एनालिटिकल प्रोसीजर मैनेजमेंट Q14 में। दीज आर द क्वालिटी गाइडलाइंस यू शुड रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एस, ठीक है। तो इसमें कार्सिनोजेनिसिटी, जेनोटॉक्सिसिटी और रिप्रोटॉक्सिसिटी सारी चीजें स्टडीज हम लोग करते हैं, ये सब। एफिकेसी टेस्टिंग, एफिकेसी, ये वाले डेटा, अब ये सब बहुत पूछा गया था, ठीक है। जैसे हर्बल्स के लिए, हर्बल्स के इवैल्यूएशन के लिए हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, वो भी डेटा पूछा गया था, कौन सी यूरोपियन गाइडलाइंस होती है, ये सब सारी चीजें, ठीक है। देव आज द क्वेश्चन, ठीक है, ये सब। तो थोड़ा सा आपको ये आइडिया लगाना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा आपको क्वालिटी गाइडलाइंस पढ़नी है, मल्टी डिसिप्लिनरी गाइड्स, क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस, ये सारी चीजें होती हैं। मेड्रा के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, मेड्रा क्या होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आईसीएस की गाइडलाइन हमने देख ली थोड़ी सी, क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी गाइड। कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। अभी आज हम डिटेल जो भी कर पा रहे हैं, लेकिन जो कल 3 घंटे की होगी और उसके आगे जो 3 घंटे होने वाला, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैलिब्रेशन ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट के लिए किया जाता है, जैसे मान लो पीएच मीटर है, तो पीएच मीटर अगर कैलिब्रेट नहीं करोगे तो पीएच मीटर उल्टा पुल्टा रिजल्ट देगा, तो जो भी उससे रिजल्ट आएगा वो फिर फ्रॉड होगा, वो ड्रग रजिस्ट्रेशन में हेल्प नहीं करेगा और अल्टीमेटली फेक या फ्रॉड क्वालिटी की दवा जो मार्केट में आ जाएगी। यस, अभी नरेंद्र जी आ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो, कैलिब्रेशन ज्यादातर, जैसे मान लो पीएच मीटर का कैलिब्रेशन है, तो पीएच दोनों बेसिक और एसिडिक दोनों पीएच को नापता है, तो इसलिए वहां पर 2 पॉइंट कैलिब्रेशन मेथड किया जाता है। चलो, वैलिडेशन ज्यादातर एनालिटिकल मेथड्स के लिए होता है, एनालिटिकल मेथड्स के लिए, ठीक है, एनालिटिकल मेथड्स के लिए, राइट। जैसे मान लो आपको एचपीएलसी से कोई चीज नापना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मेथड डेवलप करोगे, देन उसके बाद एनालिसिस करोगे। मेथड डेवलपमेंट में कौन सा कॉलम चूज करोगे, क्या मोबाइल फेस का फ्लो रेट रहने वाला, कौन सा डिटेक्टर यूज करने जा रहे हो, सो यू आर ऑप्टिमाइजिंग द क्रोमेटोग्राफिक कंडीशंस, दैट इज कॉल्ड एज मेथड डेवलपमेंट। यस, तो जो मेथड है उसको आप चेक करोगे, कैसे वैलिडेट करोगे, बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, लाइक दिस टाइप ऑफ पैरामीटर्स। तो बेस्ड ऑन पैरामीटर्स वी आर गोइंग टू इवेल्युएट कि मेथड वो सही है कि नहीं। तो जो मेथड डेवलप किया गया है उन सारे पैरामीटर पे टेस्ट करोगे एंड बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स ये मेथड क्या एनालिसिस करने के लिए सुटेबल है या नहीं सुटेबल, दैट इज कॉल्ड एज वैलिडेशन। गॉट द पॉइंट। चलो सर, क्वालिफिकेशन क्या है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली तरीके से वो काम कर रहा है, वो पर्टिकुलर मेथड जो डेवलप है, वो सारी चीजें जो है इसी के अंदर आ। जैसे एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं, एचपीएलसी ही है या फिर यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, तो इसका डिजाइन क्वालिफिकेशन क्या है, इसका इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसका ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसका परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन क्या है, इस तरीके की क्वालिफिकेशन होती है। यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट का डिजाइन भी जो है ना रिजल्ट्स को अफेक्ट कर रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट का इंस्टॉलेशन। अभी आप देखो, चाहे आपके घर में फ्रिज आपको खुद लगाने आता हो, लेकिन कंपनी वाला जरूर आएगा उसका पाया या उसका पांव चेक करने के लिए सही से इंस्टॉल्ड है कि नहीं, क्योंकि अगर सही से इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो सही से काम नहीं करेगा। आपको सही से इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करना चाहिए। तो जितने भी बड़े एचपीएल से कुछ भी हो, वहां पर एक फर्रा लगा रहता है, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसी को देख देख सबको ऑपरेट करते हैं। तो ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन और फिर परफॉर्मेंस, तो कोई चीज सही से ऑपरेट करोगे तो रिजल्ट भी सही देगा। इसलिए इस तरीके की 4 तरीके की क्वालिफिकेशन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियली ये सब पूछ लिया। सर एप्लीकेशन पर क्लास नहीं चलेगी क्या? भुवी, मैं एप्लीकेशन की क्लास अभी कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि अभी यहां पर मेरे मुंह से कुछ उल्टा पुल्टा निकल गया, ठीक है। पढ़ा कुछ और रहा था, सीरियल गड़बड़ हो गया।
तो अभी मेरा दिमाग सैचुरेट हो गया, तो उधर पे मैं करूंगा कैंसिल क्लास अभी, ठीक है, क्योंकि मैं हो चुका हूं एग्जॉस्ट, और एग्जॉस्टेड मन से मैं कुछ उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ाना चाहता, ठीक है। वो तो बच्चों का भला हो कि बच्चों ने अभी जो मुझे टोक दिया यहाँ पर बीच में, तो इसीलिए ये ऐसा मेरे साथ होता कभी नहीं, लेकिन आज फर्स्ट टाइम हुआ है, तो इसलिए वहां की क्लास में अभी रोकूंगा, ठीक है। चलो, तो पहले मैं अपने आप को आराम दूंगा, उसके बाद पढ़ाऊंगा, क्योंकि दिमाग मेरा हो गया है, हिल गया है अब। कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन एंड इंस्ट्रूमेंट, ये सब सारी चीजें। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, डीटीएबी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, यानी कि बोर्ड का मतलब चेयरमैन या वाइस चेयरपर्सन और उनके चेले चपाटी मेंबर्स, ये हो गए। ड्रग जैसे टेक्निकल मुद्दों पर सरकार को राय देने वाली जो समिति कमेटी होती है उसको बोलते हैं डीटीएबी। टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 18 मेंबर्स होते हैं, 5 इलेक्टेड, 5 नॉमिनेटेड और 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं आप मुझे बता देना और पढ़ के जाना इसको। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो सर, यहां पर भी सर मिस ब्रांडेड, एडल्ट्रेटेड और स्पूरियस ड्रग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मिस ब्रांडेड, एडल्ट्रेटेड एंड स्पूरियस कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा अगर डीएनसी एक्ट से आया तो, ठीक है। चलो, कोई दवा है, कोई मेडिसिन है, उसको इस तरीके से कोटिंग कर दी गई है, उसको इस तरीके से डिजाइन कर दी गई है कि ऐप को छुपा लिया गया, कंसील कर दिया गया है, मिस ब्रांडेड। नॉट लेबल्ड प्रॉपरली, मिस ब्रांडेड। फॉल्स क्लेम, अगर किसी दवा किया गया है, मिस ब्रांडेड। सर एडल्ट्रेटेड, जिसमें प्यूट्रिड सब्सटेंसेस डाल दिया गया है, डीकंपोज्ड, अनहाइजीनिक कंडीशन में बनाए गए हैं, या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनाए गए, एडल्ट्रेटेड ड्रग। स्पूरियस का मतलब फेक या फ्रॉड ड्रग, जहां सब्स्टिट्यूट या इमिटेशन हो, जहां पर आपकी जो है ऐसी कंपनी के नाम से प्रोडक्ट बेची जा रही जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, फिक्सेस कंपनी है, दैट विल कम अंडर द स्पूरियस कैटेगरी। तो ये डेफिनेशंस आपको अच्छे से पढ़ के जानी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो सर, उसके अलावा ड्रग इंस्पेक्टर वर्सेस ड्रग एनालिस्ट, इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ड्रग इंस्पेक्टर, वेट फॉर अ मिनट, ड्रग इंस्पेक्टर वर्सेस ड्रग एनालिस्ट, इनका अपॉइंटमेंट क्या होता है, इनका अपॉइंटमेंट क्या होता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द डिस्कशन, ठीक है। चलो सर, ये वाली बात हो गई, अब कुछ और बच रहा है। सर कॉस्मेटिक रूल 2020 एंड 2017, देखो मेडिकल डिवाइस रूल 2017 श्योर बैच में मैंने डाला हुआ है, कॉस्मेटिक रूल मैंने आपको पढ़ा दिया है। ड्रग प्राइस कंट्रोल एंड नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जो प्राइस को फिक्स करती है, तो केवल प्राइस को ही फिक्स नहीं करता है एनपीपीए, प्राइस को फिक्स करने के साथ साथ शॉर्टेज ना हो उसको भी, यानी कि क्वालिटी वाइज और सफिशिएंट दवाएं अवेलेबल हो, ये भी इंश्योर कराता है। यस यस यस। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसके बाद इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इंटेलिजेंस टेस्ट में वेरियस रीजनिंग टॉपिक्स एंड डिसीजन मेकिंग टॉपिक्स यू नीड टू स्टडी, जस्ट गो थ्रू दैट। यस, तो ये वाली बात हो गई। सर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन और आईपीआर थोड़ा सा ये भी पढ़ा देते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन कहां पर है? गाजियाबाद में है, जिसका मेन काम क्या है सर? इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करना, नेशनल फॉर्मूला ऑफ इंडिया को पब्लिश करना और जितने रेफरेंस स्टैंडर्ड है उन सबको बनाना। ये मेनली काम होता है किसका? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में काम कर रही है, ठीक है। चलो सर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? सर मान लो कोई चीज मैंने डिस्कवर किया, मैंने चीज कोई खोजी, तो उसका फायदा मैं लेना चाहूंगा, तो इसके कई सारे मैकेनिज्म है, कई सारे तरीके हैं, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेडमार्क। जैसे आप देखोगे ट्यूटेक्सो का एक ट्रेडमार्क है, आप ट्यूटेक्सो के नाम को नहीं ले सकते। ट्रेडमार्क जनरली 10 साल के लिए दिया जाता है। किसी लोकेशन में कोल्हापुरी फेमस है ना, कोल्हापुर का आइटम, यस। कॉपीराइट, आर्ट वाले, आर्टिस्टिक इवेंट, लिटरेरी इवेंट्स, कॉपीराइट। पेटेंट, कोई डिवाइसेस वगैरह हो, इन सब के बारे में पेटेंट, यस। सेक्शन 21 एंड 33, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कामले जी बिल्कुल सही है, सही पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। चलो, तो ये इंटेलिजेंस टेस्ट। तो मेरे ख्याल से अब आपको एक इंसाइट मिला होगा। नाउ वी आर हैविंग द 3 आवर सेशन। उस दिन मैं थोड़ा सा फ्रेश माइंड से आऊंगा और बेहतर तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू मीट ऑन
8 PM at 19th March and after that on 21st March 8 PM. जो बच्चे हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, जो बाहर के महाराष्ट्र के बच्चे हैं, जो नहीं हमसे पढ़ रहे हैं, दे कैन आल्सो टेक द बेनिफिट. आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक फॉर्म भरना पड़ेगा, डिटेल शेयर करोगे तभी वहां आपको पीडीएफ अवेलेबल हो पाएगी. समझ गए? तो आज का जो सेशन था वो तो मेनली ओवरऑल बताना था क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ना है, लेकिन मुझे लगा कि आपको रिवाइज भी करा देना चाहिए तो मैंने रिवाइज भी करा दिया आपको. ठीक है, ये जो सेशन होंगे 19th और 21 को, दैट विल बी बेस्ड ऑन रिवीजन ओनली, और कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा मैं. सो जस्ट प्रिपेयर्ड मेंटली एंड शेयर दिस सेशन मोर एंड मोर. ठीक है, कुछ पूछना है? इज देयर समथिंग यू वांट टू आस्क? यस. जो बच्चे एप्लीकेशन के हमारे देख रहे हैं मैं उनसे अभी रिक्वेस्ट करूंगा, एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन डालूंगा. आई एम गोइंग टू सस्पेंड द क्लास फॉर टुडे बिकॉज क्योंकि 3-4 क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. आई एम गेटिंग एग्जॉस्टेड. तो आज की क्लास हम लोग यही रखेंगे. ठीक है, क्योंकि एग्जॉस्ट मन से आप पढ़ाओगे तो फिर दिमाग में चीजें रिटेन नहीं होंगी और फिर उल्टा पुल्टा निकलेगा जबान से, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो. क्योंकि एक जिम्मेदार टीचर के नाते, एक जिम्मेदार इंसान के नाते मुझे जो है मैं बेहतर इंफॉर्मेशन ही पढ़ाऊं ताकि हमारी जनरेशन आगे गलत इंफॉर्मेशन ना पड़े. यस, गॉट द पॉइंट. सो वी आर गोइंग टू मीट ऑन 19th March 8 PM एंड वी आर गोइंग टू मीट जस्ट 1 day बिफोर 8 PM. एंड ट्रस्ट मी, जो लोग पढ़ेंगे दे आर गोइंग टू मेक द हिस्ट्री, दे आर गोइंग टू क्रिएट द हिस्ट्री. और जब सेलेक्ट हो जाना तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, और पेपर देने के बाद आके लिखना कि इन वीडियो से कितने क्वेश्चन आपके फंसे थे. चलो, कुछ बच्चे अपना ज्ञान बांट रहे हैं. भाई यूपी फार्मासिस्ट में बी फार्मा के बच्चे अपने लेवल पे भी काम कर रहे हैं. आई हैव ऑलरेडी रेज द इशू, नोबडी हैज रेज द इशू. किसी ने भी इशू रेज नहीं किया. आई वाज अमंग द फर्स्ट मेंटर हु हैज रेज द इशू, क्योंकि डिप्लोमा के बच्चे भी हमारे हैं, बी फार्मा के बच्चे भी हैं. ठीक है, यस. तो कुछ भी ज्ञान बांटने से पहले ना अपना ज्ञान थोड़ा सा पहले बढ़ाइए फिर ज्ञान बांटिए. चलिए, in drug inspector vacancy also UP drug inspector, I was among the first mentor who has raised the issue, and after that the case was filed in high court. ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को यही एंड करते हैं. यस, बी फार्मा के बच्चे चाहे डिप्लोमा के बच्चे हों, अपनी फार्मेसी कम्युनिटी में कभी भी हम ब्रेकअप नहीं होने देंगे. यस, ठीक है. चलिए, कुछ फ्रस्ट्रेटेड बच्चे आ जाते हैं. और कुछ पूछना है? जस्ट मैं एक बार आपके कमेंट देख लूं. ठीक है, सो आई थिंक नहीं, महाराष्ट्र में यूपी के लोग अभी नहीं भर सकते. इट इज फॉर द एमपीएससी एस्पिरेंट्स ओनली. और कोई सवाल? सेक्शन 21 एंड 33 जी. ओके, चलिए, तो आई थिंक देयर इज नो मोर क्वेश्चन. सो वी आर गोइंग टू मीट ऑन 19th मार्च. ठीक है, शानदार रिजल्ट हमने यूपी में दिए हुए हैं. ड्रग इंस्पेक्टर अकेले, बीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में मैंने पढ़ा के जो है ये सारी रैंक दिलाई हुई आप देखोगे. उस समय तो मैं अकेला ही था, अभी तो टीम है. ये सारे रिजल्ट हमने दिए हैं. सो यू कैन ट्रस्ट ऑन द टूटैक्सो एकेडमी, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट वी हैव गिवन. अभी जो यूपी में रिजल्ट आया SSSC का, उसमें बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं. एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका हम इंटरव्यू नहीं ले पाए, क्योंकि पढ़ाने से फुर्सत ही नहीं, कब इंटरव्यू ले. तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटरव्यू के लिए आना चाह रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हुए. तो आप अच्छे से पढ़ते रहो. बाकी टूटैक्सो एकेडमी को सब्सक्राइब करके रखो आप. ठीक है, चलो, सोशल मीडिया को जरूर आप फॉलो करो, टेलीग्राम और इंस्टा. इन केस ऑफ एनी इशू यू कैन जस्ट हैव द कम्युनिकेशन ऑन दिस नंबर, राइट. चलिए, तो आज के सेशन को एंड करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट.
और इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहो। हम लोग जो मिलते हैं 19th को 8 बजे। थैंक यू सो मच।